नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश आईटीआई फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की फुल सीरीज में। तो ट्रेनीज, आप लोगों की हाईली डिमांड को देखते हुए कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर पहले वेल्डिंग जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस आप करा दीजिए, इसलिए आज हम वेल्डिंग टॉपिक ले रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारे पीछे छूटे हैं, जैसे शीट मेटल हमारा छूटा हुआ है, इसको हम आगे अपनी वीडियोस में कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 232 से, जो वेल्डिंग का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और हमारे वेल्डिंग में लगभग फर्स्ट ईयर में 232 से लेके 261 तक क्वेश्चन है। तो लगभग ये 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो इसकी दो वीडियो आएंगी वेल्डिंग टॉपिक की, तो ये उसी की आज पहली वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेल्डिंग क्या होता है, आप चाहे वेल्डिंग कह लीजिए, सोल्डरिंग कह लीजिए, ब्रेजिंग कह लीजिए, लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, वेल्डिंग क्या है, जब भी आपको कोई दो मेटल को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो एमएस फ्लैट्स हैं, एमएस फ्लैट नंबर 1, एमएस फ्लैट नंबर 2। अब इनको अगर आपको जोड़ना है आपस में, आप तो आप कैसे जोड़ेंगे? आप कागज पत्री तो है नहीं कि आप उसको फेविकॉल लगा के या फिर फेविक्विक लगा के आप लोहे को जोड़ ले हैं। अगर आपको ब्रिज बनाना है, कहीं पे गाड़ी बनानी है, ऑटोमोबाइल बननी है, वहां पे इन सब चीजों से तो काम नहीं चलेगा। तो वहां पे जब हम कोई दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, लोहे को खासकर, तब वहां पे हम करते हैं वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग से एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जब भी आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे या पेपर देने, पेपर से आगे जब बढ़ेंगे तो पूछते हैं वेल्डिंग किस तरह का जॉइंट है। तो वेल्डिंग होता है हमारा परमानेंट जॉइंट, स्थायी बंधन। स्थायी बंधन इसलिए क्योंकि बिना आप वेल्डिंग को तोड़े, बिना वेल्डिंग को डिस्ट्रॉय करे, आप इन पार्ट्स को अलग नहीं कर सकते अगर आपने इसमें वेल्डिंग करी हुई है तो। ठीक, और वेल्डिंग की परिभाषा क्या है? तो आपको अगर वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम दो मेटल्स को आपस में पिघलाकर उनको सेमी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में लाकर उनको जोड़ते हैं। इस प्रोसेस में कई बार हमको बाहर से एक फिलर रॉड का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक रॉड का भी यूज करना पड़ता है जिसको हम फिलर मेटल या फिर फिलर रॉड भी कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो जो आर्क वेल्डिंग में हमारी जो रॉड होती है वही फिलर मेटल का काम भी करती है, वही पिघल के इसके बीच में इस तरह से भर जाती है और इनको आपस में जोड़ती है। तो ये था वेल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं से क्वेश्चन की तरफ को। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, गैस वेल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी। जनरली गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग में तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वही फिलर मेटल का काम करता है, इसके पीछे हमने इस तरह से लगाया और वर्क पीस में सीधे करना शुरू कर देते हैं। मगर जो गैस वेल्डिंग होती है इसमें हमारा नोजल, ये जो नोजल है ये इस तरह से रहता है, इससे आग निकलती है और अलग से हम फिलर रॉड लगाते हैं। ठीक है, हमारी फिलर रॉड हो गई। तो आपसे पूछा है ये जो हमारी फिलर रॉड आपको दिख रही है, ये अगर आपको स्टेनलेस स्टील में यूज करना है, स्टेनलेस स्टील मतलब वही जिसमें आप खाना खाते हैं, अगर आपको उसमें वेल्डिंग करनी है गैस वेल्डिंग, तो आपका फिलर मेटल किसका होगा? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 99% केसेस में जो हमारा बेस मेटल होता है जिसको आपको जोड़ना है, उसी मेटल का हम क्या करते हैं, फिलर रॉड भी यूज करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील की ही छड़ का उपयोग करेंगे, फिलर रॉड का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। आपके सामने डिफेक्ट दिखाया है, आपको बताना है ये कौन सा डिफेक्ट है। ठीक, तो इसको जल्दी पहचानिए। ऑप्शन आपके सामने पोरोसिटी, ऑप्शन बी लैक ऑफ फ्यूजन यानी पिघलने की कमी, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड, ऑप्शन डी है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अपूर्ण पेनिट्रेशन। तो ये जो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया है ये क्या है? ये हमारा लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं, एक नई चीज बनाती है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा वेल्डिंग का जो बेस मेटल उसको हमको जोड़ना था, ये तो पिघला ही नहीं है और पिघल के आपस में मिला भी नहीं है, इसीलिए ये हो गया लैक ऑफ फ्यूजन। पोरोसिटी में क्या होता है? पोरोसिटी में जब हम कई बार वेल्डिंग करते हैं, जैसे इस तरह के यहाँ पे हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं,
तो कई बार क्या होता है इसके अंदर गैस फंस जाती है। गैस फंसने से क्या होता है, जो वेल्ड मेटल होता है उसमें ऐसे छोटे-छोटे छेद बन जाते हैं, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड क्या होता है, कई बार क्या होता है अगर आपने प्रॉपर स्लैग का यूज़ नहीं करा है, जैसे आपकी जो फिलर रॉड होती है उसके बाहर कोटिंग रहती है जनरली आप देखना, तो अगर उसमें प्रॉपर कोटिंग नहीं है और आपने बिना कोटिंग के वेल्डिंग कर दी, तो हमारा जो वेल्डिंग होता है उसमें जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में क्या होता है, जैसे हमारा जो मेटल है ये इस तरह से होता है, ये पूरा अगर बेस तक ना पहुंचे पिघल के, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो इस डायग्राम में आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये मेटल आपस में अच्छे से चिपके नहीं है पिघल के, तो इसलिए हो जाएगा लैक ऑफ फ्यूजन। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट विल कॉज इफ द नोजल टचेस द मोल्टन पूल। यदि देखिए आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और आपका यहाँ पे पिघला हुआ धातु है, और अगर आपका नोजल बिल्कुल इसके पास में इस तरह से आ जाएगा नोक, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन है स्पार्क होगा, धुआं आएगा, बैक फायर करेगा कि फ्लैश बैक करेगा। ठीक, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं बैक फायर। ठीक है, तो आपका जो नोजल से गैस निकलेगी वो इस तरह से पीछे को आएगी, तो इसको हम बोलते हैं बैक फायर। अगले क्वेश्चन में बोलता है नेम द जॉइंट इन द आर्क वेल्डिंग। आपके सामने जॉइंट दिखाया गया, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने फ्लैश कॉर्नर जॉइंट, सिंगल फ्लेट लैप जॉइंट, ऑप्शन सी हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन डी फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कॉर्नर जॉइंट है। कॉर्नर जॉइंट का मतलब किनारे वाला जॉइंट, सीधे आप देख रहे हैं इसके जो कोने हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये फुल ओपन और हाफ ओपन का चक्कर ये है, अगर ये जो हमारा इसके ऊपर जो एम एस फ्लैट रखा हुआ है, अगर ये जैसे एक फ्लैट ये आ गया हमारा, ठीक है, और अगर दूसरा फ्लैट इस तरह से रखा गया है बिल्कुल पूरा स्पेस देते हुए, तो उसको बोलते हैं फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। मगर इस फिगर में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एम एस फ्लैट एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया, ये इसके आधे पे रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं आप अच्छे से पढ़ते इसको जाएं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। जो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है इसका उपयोग क्या क्यों होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज इसमें करते हैं। ये क्या करता है हमारे ये क्या करेगा आपका, जो आपकी इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट, हाई एम्पेयर करंट। जो हमारी हाई वोल्टेज आ रही होती है उसको लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट करता है, 236 का ए। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछते भी हैं कि जो हमारा वेल्डिंग होती है उसमें हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, तो वो जनरली होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो क्या करता है हमारी जो हाई करंट आ रहा होता है उसको लो वोल्टेज और हाई एम्पेयर करंट में ट्रांसफर करता है। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का नुकसान क्या है। ठीक, जनरली जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं आजकल वो ज्यादातर एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, जिसमें जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कभी ये पॉजिटिव होगा कभी ये नेगेटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी ये नेगेटिव होगा, तो इसको बोलते हैं एसी करंट। तो जो हमारे एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, तो ऑप्शन आपके सामने इनकी प्रारंभिक लागत अधिक होती है, ऑप्शन बी आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं मिलती, ऑप्शन सी अधिक रखरखाव करना पड़ता है, ऑप्शन डी अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। जो हमारे एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होते हैं ये इनसे हम जो हमारे लौह धातु हैं जैसे माइल्ड स्टील हो गया, इनकी तो हम बहुत अच्छी वेल्डिंग कर सकते हैं, मगर जो हमारे अलौह धातु होते हैं जैसे कॉपर हो गया और भी इस तरह के जो धातु होते हैं इनमें लोहा नहीं होता, उनकी वेल्डिंग करने में बहुत दिक्कत आती है इनसे। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क एवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन के सामने रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट या फिर एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ये होता है हमारा इंजन जनरेटर सेट। जो हमारी वेल्डिंग मशीन्स होती हैं कई तरह की होती हैं। एक तो आप लोगों ने अपने घरों में या वर्कशॉप में देखी होगी जहाँ पे बिजली की उपलब्धता होती है, आपने सीधे बिजली में उसका सॉकेट डाला और सीधे वेल्डिंग शुरू कर दी। मगर कई बार हमको वेल्डिंग ऐसे स्थानों में करनी पड़ती है जैसे जंगल में हो गया, या ऐसा समझ लीजिए पानी की पाइपलाइन पड़ ली है कहीं पे, वहाँ पे अगर आपको वेल्डिंग करना तो वहाँ पे बिजली की कनेक्टिविटी उसको नहीं मिलती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें हम जनरेटर साथ में लेके घूमते हैं जो बिजली हाथों हाथ पैदा उसमें करता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं इंजन जनरेटर सेट।
अगले क्वेश्चन बोलता है विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? ऑप्शन के सामने रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, इंजन जनरेटर सेट। ठीक, तो ये जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है, ये जो भी, जैसे रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, जो एसी करंट को डीसी करंट में आपका ट्रांसफॉर्म कर दे उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है, ये क्या करता है, जैसे डीसी करंट में क्या होता है, आप चाहे तो वर्कपीस को पॉजिटिव बना लीजिए, चाहे अपने इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बना लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मर्जी आपको कर सकते हैं, इसलिए इसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। आप चॉइस कर सकते हैं कि हीट आपकी इलेक्ट्रोड में ज़्यादा रहेगी डीसी करंट में, या फिर आपके वर्कपीस में ज़्यादा रहेगी। इसलिए जो हमारा रेक्टिफायर साइड होता है, ये अच्छा हीट का डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। जो हमारे एसिटिलीन गैस के सिलेंडर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन अगर आपको वेल्डिंग करनी है, गैस वेल्डिंग, तो जनरली हम दो सिलेंडर का यूज करते हैं। एक होता है हमारा एसिटिलीन सिलेंडर और एक होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, कई बार आ भी चुका है आपके एग्जाम में। जो हमारा एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है, ये मरून कलर का होता है। मरून ऐसा समझ लीजिए डार्क रेड, ठीक है, डार्क रेड टाइप का कलर होता है, ठीक है, मरून कलर, जनरली आप लोग समझ ही होंगे मरून। और जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, ये बहुत जगह पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फ्लड रॉड इन द लेफ्ट वर्ल्ड वेल्डिंग टेक्निक। बाएं वर्ल्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फ्लड रॉड में क्या एंगल मेंटेन किया जाता है? देखिए, जनरली जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं गैस वेल्डिंग करने के, ठीक है। एक को बोलते हैं लेफ्ट वर्ल्ड मेथड, एक को बोलते हैं राइट वर्ल्ड मेथड। लेफ्ट वर्ल्ड मेथड में क्या होता है, आप अपने बाएं हाथ में इस तरह से फिलर रॉड को पकड़ते हैं और दाएं हाथ में इस तरह से नोजल को पकड़ते हैं। और जो आप इस पूरे अरेंजमेंट को लगभग 30 से 40 डिग्री पे फिलर रॉड हो गई और लगभग 60 डिग्री पे क्या होगी, नोजल हो गई। इसको लेके आप इस तरह से लेफ्ट की तरफ को बढ़ते हैं, इसलिए इसको लेफ्ट वर्ल्ड टेक्निक बोलते हैं। तो आपसे पूछा इसमें एंगल कितना कितना रहता है, तो फ्लर रॉड का एंगल कितना है, 30 डिग्री, और हमारा जो नोजल इसका एंगल कितना, 60 से 70 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से इसमें वेल्डिंग चलती है। और जो हमारी राइट वर्ल्ड टेक्निक होती है, इसमें क्या है, इसमें भी फिलर रॉड आप लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और अपने जो टॉर्च है आपकी, नोजल जिसमें लगे होता है गैस वेल्डिंग का, उसको टॉर्च बोलते हैं, वो आप राइट हैंड में पकड़ेंगे। इनका इसमें डिफरेंस ये होता है, एक तो इसमें एंगल चेंज हो जाता है और दूसरा इस केस में हम इसको राइट वर्ल्ड लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल इसमें क्या पूछा है, इसमें एंगल पूछा है, तो आप इसका एंगल याद करके जाएं एग्जाम में। तो इसका है ऑप्शन ए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च थी, ब्लो पाइप जिसको भी बोलते हैं, 60 डिग्री पे रहता है, और जो हमारी वेल्डिंग रॉड होती है 30 डिग्री पे रहती है। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? ठीक, जैसा आपने देखा होगा, जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें कई सारे होल्स बने होते हैं, जिसकी मदद से आप जनरली क्या होता है, या तो होल्स उसमें बने रहते हैं जिसमें आप केबल डाल के चेंज करते हैं, या फिर उसमें एक नॉब दी रहती है। तो वो जो आपका करंट, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कितना करंट का रखना है, तो वो डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोड के व्यास पर। अगर आपका इलेक्ट्रोड पतला है तो उसमें आप कम करंट का यूज करेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रोड मोटा है, ठीक, तो आप ज़्यादा करंट का यूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड का व्यास होता है, उस पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच रिड्यूसेस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्ट्स। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। देखिए, OCV होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। OCV की फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, पिछले बार सेकेंड ईयर का जब एग्जाम हुआ था तब उसमें OCV की फुल फॉर्म आ चुकी है। तो इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक। ये वो वोल्टेज होती है जब आप वेल्डिंग कर नहीं रहे, जैसा आपने भी यहाँ वर्कपीस रखा है, आपका इलेक्ट्रोड अलग से रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स है सब कुछ। तो अभी इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, जब हमारी वेल्डिंग नहीं हो रही है। तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ये जो वोल्टेज आपको दी है 220 और 440, इसको क्या बना सकता है, 220 वाले को 40 वोल्ट बना सकता है और 440 वाले को 100 वोल्ट तक बना सकता है।
तो 243 का आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया 40 एंड 100 वोल्ट। अगले क्वेश्चन में कहता है विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइंड टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोडों का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं को वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने की डिजाइन की गई है। देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारी वेल्डिंग मशीन होती है कई तरह की होती है। इसमें जो हमारा रेक्टिफायर सेट होता है ये बहुत खास मशीन होती है। मशीन रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है ना, ये जो हमारे छोटे छोटे, देखिए घर में जो आपको बिजली सप्लाई हो रही है वो आपको हमेशा एसी सप्लाई होती है, एसी करंट हमको मिलता है। एसी करंट का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपके दो टर्मिनल हैं स्विच बोर्ड के, तो एसी में क्या होगा, एक समय पे ये प्लस है तो ये माइनस है, दूसरी पल में ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। जबकि डीसी जैसा आपको इलेक्ट्रिक सेल है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल में हमेशा ये पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव ही रहना है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो ये डीसी और एसी में अंतर होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर जो भी उपकरण है सभी डीसी पे वर्क करते हैं। जैसे टीवी है उसको डीसी पे ही वर्क करना है, वो एसी पे चलेगा नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रेक्टिफायर सेट लगे रहते हैं। बस आप इतना जान लीजिए तो कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम होता है। इसलिए जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो कौन सा वेल्डिंग मशीन है जो एसी और डीसी करंट आपको दोनों देगा, तो वो होता है रेक्टिफायर सेट। इसमें चाहे तो आप इससे सीधे एसी करंट ले लीजिए या फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ले लीजिए, तो ये रेक्टिफायर सेट करता है। अगले क्वेश्चन में बोलता है नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट। ठीक है, ये आर्क वेल्डिंग देखिए आपके सामने हो रही है, और आर्क वेल्डिंग में इस तरह से जहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिसीजन से काम होता है वर्कशॉप में, तो वहाँ पे इस तरह से ग्लो पाइप लगा होता है, जो संक्शन पाइप लगा होता है, सॉरी। तो ये क्या करता है, इस तरह से जो आपकी जो भी गैसेस जनरेट हो रही हैं इनको इस तरह से सोख के अलग से बाहर छोड़ देता है। ठीक है, जिससे जो वेल्डिंग से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं वो आपको डैमेज ना कर पाए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक, तो ऑप्शन है कंप्रेसर फ्यूज को निकालना है, गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना, पानी सतह को साफ करने के लिए। ऑप्शन डी है निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजन गैसेस। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट डक्ट है जो जो गैस वगैरह है उसको काबू में कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। अगले क्वेश्चन में कहता है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचानिए। ठीक, ये आपके सामने एक एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है, इसमें नीचे एक सेफ्टी प्लग रखा रहता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सेफ्टी प्लग है बेसिकली, ये आपको पहचानना है। ये सेफ्टी प्लग रखा रहता है सिलेंडर की सेफ्टी के लिए। ठीक, इसके आगे के जो बाकी लगभग 15 क्वेश्चन है हम अपनी सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द इस पूरे पीडीएफ को सॉल्व करें और फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस नॉलेज को जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।